बात चाहे राजनीति की हो या राजनेताओं की, हर चुनावी खबर आपको इस बुलेटिन में दिखाएंगे। हर खबर अलग और नए अंदाज में आपके सामने रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। तो कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही विदेश से आने वाले हर यात्रियों की कड़ाई से जांच के आदेश दिए गए हैं। शासन के आदेश के बाद हवाई अड्डे पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने निगरानी बढ़ा दी है। विदेश से सीधी उड़ान और कनेक्टिंग फ्लाइट से आने वाले यात्रियों की जांच कराई जाएगी। आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका में कोविड-19 का नया स्ट्रेन मिलने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ पूरी दुनिया में स्वास्थ्य विभाग फिर से अलर्ट मोड पर आ गया है। कोविड-19 के नए स्ट्रेन B.1.1.529 की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका से हुई और फिर उसके बाद हांगकांग, बेल्जियम, अब कुल 12 देशों में इस नए वेरिएंट के पास पाए जाने की खबर ने पूरी दुनिया को एक बार फिर हिला करके रख दिया है। देखिए, कोरोना की दूसरी लहर खत्म होने के बाद देश में लोग ज्यादा लापरवाह दिख रहे हैं। जैसे जैसे सरकार कोरोना काल की बंदिशों को हटाती जा रही है, वैसे वैसे लोग और भी ज्यादा लापरवाह होते जा रहे हैं। ना तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, ना लोगों ने मास्क लगा रखा है। ऐसे सभी लोगों को एक बार फिर से अपनी और अपनों की चिंता शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि कोरोना का नया वेरिएंट ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है, जिस पर वैक्सीनेशन का भी असर नहीं देखने को मिल रहा है। जैसा कि अभी रिपोर्ट आई है, एक नया स्ट्रेन B.1.1.529 साउथ अफ्रीका में पहले पाया गया और फिर उसके बाद हांगकांग में, बेल्जियम में, बोट्सवाना में आया और जैसे अभी खबर आ रही कि 7 और देशों में फैल गया है और WHO ने भी इस पे चिंता की और वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया है और इसका नामकरण भी किया ओमिक्रॉन। और इस संदर्भ में अभी हम लोग को 4:30 बजे एक पूरे प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारी और डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर सभी के साथ एक बैठक थी। जो भी इंटरनेशनल ट्रैवलर आ रहा है उससे कहा जाएगा, इररिस्पेक्टिव को वैक्सीनेटेड है कि नहीं है, वो अपने घर पे रहे और अपने लक्षण देखता रहे और हम लोग उससे कम्युनिकेट करते रहेंगे। यदि कोई लक्षण होता है तो तुरंत उसको क्वारंटीन किया जाएगा, उसका इलाज किया जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र की बात करते हैं। शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू हो रहा है और इससे पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के साथ विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स भी शामिल होंगे। बैठक सुबह 11:30 बजे होनी है। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। बैठक में विपक्ष किसानों को मुआवजा, MSP और महंगाई के मुद्दे पर सरकार से सदन में चर्चा की मांग करेगा। तो मोदी सरकार सभी दलों को संसद में पेश किए जाने वाले सभी बिल के बारे में विस्तार से जानकारी देगी। इस सर्वदलीय बैठक के बाद दोपहर 3 बजे बीजेपी संसदीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। इसके बाद शाम 4 बजे NDA की भी अहम बैठक होने जा रही है। कहा जा रहा है कि इस बैठक में NDA सत्र के लिए रणनीति बनाएगी। इधर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने 29 नवंबर को सुबह 10 बजे विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में राहुल गांधी भी शामिल होंगे। माना जा रहा है कि विपक्षी दलों की बैठक में महंगाई समेत किसानों के मुद्दे और कोविड-19 से पीड़ितों को मुआवजे जैसे मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने पहले ही अपनी लोकसभा सांसदों के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी कर दिया है, जिसके तहत सभी सांसदों को 29 नवंबर को जब लोकसभा के सदन में तीनों कृषि रिपील बिल पेश किए जाएंगे, उस वक्त सदन में मौजूद रहने के लिए उन सभी को कह दिया गया है। तो देखिए, तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की घोषणा के बाद अब भाजपा किसानों को साधने में जुट गई है। आज भाजपा किसान मोर्चा वाराणसी के विश्वनाथपुर गांव में बड़ी ट्रैक्टर रैली निकालेगा, जिसमें दावा किया जा रहा है कि 700 ट्रैक्टर शामिल रहेंगे। इसके साथ ही 5000 किसानों की खाट पंचायत भी होगी, जिसके जरिए भाजपा किसानों को बताने की कोशिश करेगी कि 2014 से लेकर अब तक भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकारों ने किसानों के हितों में क्या क्या कदम उठाए हैं।
पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भाजपा किसान मोर्चा की ट्रैक्टर रैली के चुनाव से पहले बड़ा एजेंडा माना जा रहा है। कृषि कानूनों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा पूरे देश में सरकार विरोधी माहौल बना चुका है, लेकिन अब छवि को सुधारने की जिम्मेदारी भाजपा किसान मोर्चा ने उठा ली है और इसलिए वाराणसी में होने वाली ट्रैक्टर रैली में भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह, भाजपा काशी क्षेत्र के अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव, सुनील ओझा और स्थानीय विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह के साथ ही वाराणसी के सभी विधायक, मंत्री और नेता मौजूद रहेंगे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज देवरिया और गोरखपुर के दौरे पर निकलेंगे, जिसमें से पहले सीएम देवरिया पहुंचेंगे और कई योजनाओं की सौगात देंगे। तो वहीं उनका दूसरा दौरा गोरखपुर का रहेगा, जहां वो 2 दिन तक रहेंगे। इस दौरान गोरखपुर में सीएम कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तो चलिए पहले बात करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के देवरिया दौरे की। यहां वो सुबह 11:20 पर रघुराज सिंह इंटर कॉलेज पहुंचने वाले हैं और फिर 1974 में कांग्रेस से विधायक रहे स्वर्गीय रघुराज सिंह की मूर्ति का अनावरण सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। इसके बाद सीएम दोपहर 12:50 पर बांसगांव के जवाहरलाल डिग्री कॉलेज पहुंचने वाले हैं। यहां मुख्यमंत्री सांसद खेल स्पर्धा के समापन समारोह में शामिल होंगे और जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं और इसके बाद सीएम गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो सीएम योगी 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचेंगे। यहां उनके कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं, जिनमें आज शाम 6 बजे गोरखपुर के एनेक्सी भवन में पार्टी के क्षेत्रीय संगठन और पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में 7 दिसंबर को पीएम मोदी के कार्यक्रम की रूपरेखा पर चर्चा होगी। 7 दिसंबर को पीएम मोदी एम्स, खाद कारखाना और RMRC के 9 लैब्स का लोकार्पण करेंगे। साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा सीएम योगी गोरखपुर को करीब 316 करोड़ की 86 परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। इसमें 192 करोड़ रुपए की लागत वाली 32 परियोजनाओं का शिलान्यास और 124 करोड़ रुपए की लागत से हुए 54 विकास कार्यों का लोकार्पण शामिल है। तो देखिए, और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी नीरज श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं गोरखपुर से सीधा। नीरज, क्या कुछ तैयारी आपको नजर आ रही हैं और क्या कुछ प्रस्तावित है सीएम के दौरे को लेकर? देखिए, तैयारियां लगभग प्राची पूरी हो चुकी हैं और सबसे बड़ी बात ये, अगर भाटपार रानी सीट की बात करें तो जो पूर्वांचल जिसको योगी आदित्यनाथ का गढ़ कहा जाता है, वहां पर जो ऐसी सीटें हैं जहां पर भाजपा ने या तो कभी खाता नहीं खोला और या तो वहां पर जीत काफी मुश्किल से मिली है, ऐसी सीटों पर भाजपा मंथन कर रही है और यही वजह है कि भाटपार रानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं और वहां जो कांग्रेस के 74 से विधायक रहे हैं स्वर्गीय रघुराज सिंह, उनकी मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर राम जन्मभूमि आंदोलन की बात करें और चाहे मोदी लहर की बात करें, खाता तक भाजपा नहीं खोल पाई थी इस सीट पर और यही वजह है कि भाटपार रानी जो सीट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और मुख्यमंत्री का जो दौरा है इसी को लेकर है कि किसी तरह से इस सीट पर भाजपा का जनाधार जो है उसको मजबूत किया जा सके और इस सीट पर जीत भाजपा हासिल कर सके और यही वजह है कि वहां पर मुख्यमंत्री आज जा रहे हैं और वहां पर तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे और इसके साथ ही मूर्ति का अनावरण। अब आगे बढ़ते हैं। शनिवार को सीएम योगी काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के कामों की समीक्षा बैठक करने पहुंचे थे। बैठक में सीएम ने कॉरिडोर से संबंधित जानकारियों के अलावा पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर भी अधिकारियों से जानकारी ली। आपको बता दें कि 13 और 14 दिसंबर को वाराणसी में भव्य काशी दिव्य काशी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करने वाले हैं और इसको लेकर पूरे वाराणसी में उत्सव की तैयारी है। कार्यक्रम को बड़े स्तर पर भव्य बनाने के निर्देश दे दिए गए। इसके साथ ही कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बनाने के लिए वाराणसी के हर घर में बाबा विश्वनाथ का प्रसाद और धाम की विकास पुस्तिका पहुंचाए जाने का प्रोग्राम है। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर लोकार्पण कार्यक्रम से पहले गंगा घाट और शहर में विशेष लाइटिंग की तैयारी है। इसके अलावा पूरे काशी का डिजिटल मैप बनाया जाएगा, जिससे बाहर से आने वाले लोग आसानी से कार्यक्रम तक पहुंच सकें। गंगा घाटों के साथ साथ शहर की प्रमुख इमारतों पर विशेष सजावट के निर्देश दिए गए हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर लोकार्पण के दौरान 1 महीने तक वाराणसी में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।
अब पीएम भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। उससे पहले तैयारियों का जायजा सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार ले रहे हैं। अधिकारियों से भी फीडबैक वहां पर लिया जा रहा है, किस तरीके से तैयारियां वहां पर हो रही हैं। अधिकारियों के साथ समीक्षा की और साथ ही साथ बाबा विश्वनाथ के दरबार में भी सीएम गए, वहां पर माथा भी टेका, पूजा अर्चना भी की और साथ ही साथ भव्य और दिव्य तैयारियां वहां पर की जा रही हैं ताकि कार्यक्रम अच्छी तरीके से हो पाए। बिल्कुल, और देखिए ये ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है मोदी सरकार का और इसका अब लोकार्पण होने जा रहा है। जाहिर सी बात है कि इसे बड़ा इवेंट बनाने की तैयारी हो रही है। सैकड़ों वर्षों की, कई पीढ़ियों की जो तमन्ना थी वह साकार हो रहा है और अगले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से पूज्य संतों की उपस्थिति में बाबा विश्वनाथ धाम का लोकार्पण का एक भव्य आयोजन भी काशी में होगा। विश्व की सबसे प्राचीन नगरी और सनातन हिंदू धर्म की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विख्यात काशी के इस भव्य और दिव्य रूप पर अभिभूत है और मुझे लगता है कि काशी के इस भव्य और दिव्य स्वरूप को देखने के लिए हर भारतवासी लालायित है। और चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब आगे देखेंगे धुआंधार 22। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने महोबा में की प्रतिज्ञा रैली। भाजपा सरकार पर किया हमला, कहा सरकार झूठे विज्ञापनों का लेती है सहारा। कांग्रेस सरकार आने पर किया 20 लाख नौकरी देने का वादा। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले जुबानी जंग हुई तेज। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर किया हमला, कहा अखिलेश यादव दंगे कराते हैं और भाजपा दंगल कराती है। अनुराग ठाकुर के बयान पर सपा प्रवक्ता विवेक साइलस ने किया पलटवार, कहा दंगा कराने वाले ही अब दंगे की बात कर रहे हैं। साइलस ने भाजपा पर लगाया तुष्टीकरण का आरोप। गोंडा में सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा बुआ और बबुआ को विकास करने से किसने रोका था। ये लोग केवल जातिवाद और भाई भतीजावाद में लगे रहते हैं। गोरखपुर में वीआईपी पार्टी ने जन चेतना रैली का किया आगाज। पार्टी अध्यक्ष मुकेश सहनी ने संजय निषाद पर कसा तंज, कहा 50 सीटों पर भाजपा से गठबंधन करते हैं तो मैं भी दूंगा साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिसंबर को आएंगे सहारनपुर, विश्वविद्यालय का करेंगे शिलान्यास। गृह मंत्री सिद्धिपीठ मां शाकंभरी देवी के भी करेंगे दर्शन पूजन। आगे बढ़ते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सी वोटर और एबीपी नेटवर्क हर हफ्ते का सर्वे आपके सामने पेश कर रहा है, जिससे आपको ये बताने की हमारी कोशिश है कि अगर आज चुनाव हो तो सूबे में किसकी सरकार बनती दिख रही है। तो इस सर्वे में क्या कुछ खास निकलकर सामने आया है, उसके लिए एक खास रिपोर्ट देखिए। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में अगर आज चुनाव हो तो किसकी सरकार बनती दिख रही है, इसे लेकर सी वोटर और एबीपी नेटवर्क हर हफ्ते का सर्वे आपके सामने पेश कर रहा है, ताकि आपको भी सियासी तापमान की तपिश का अंदाजा लग सके। सी वोटर और एबीपी नेटवर्क के सर्वे में हम सीएम की पहली पसंद का सवाल लेकर जनता के बीच गए तो जवाब में ये आंकड़े सामने आए। यूपी के 43% लोग बतौर सीएम योगी आदित्यनाथ को अपनी पहली पसंद मानते हैं। 32% लोग अखिलेश यादव को सीएम की पहली पसंद बता रहे हैं। मायावती को 15% लोग सीएम की पहली पसंद मानते हैं, जबकि प्रियंका गांधी को 4% और जयंत चौधरी को 2% लोग सीएम के लिए पहली पसंद मानते हैं। वहीं सी वोटर और एबीपी नेटवर्क का दूसरा अहम सवाल था कि यूपी में वो किसकी जीत के कयास लगा रहे, यानी किसकी सरकार बन रही, और इसके जवाब में जो आंकड़े सामने आए वो ये रहे। यूपी के 45% लोग फिर से भाजपा की सरकार बनने के कयास लगा रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने की बात 30% लोग कह रहे हैं। बसपा की सरकार बनने की बात 8% लोग कह रहे हैं, जबकि कांग्रेस की सरकार बनने की बात भी 8% लोग कह रहे हैं। वहीं 3% लोग अन्य किसी की सरकार बनने की बात कह रहे हैं।
वहीं सी वोटर और एबीपी नेटवर्क ने सर्वे में जब लोगों से ये सवाल किया कि किस पार्टी को यूपी में कितने फीसदी वोट मिलते दिख रहे हैं, तो लोगों का जवाब ये रहा। लोगों की माने तो भाजपा प्लस को यूपी में 40% वोट मिलते दिख रहे हैं। वहीं लोग सपा को 33% वोट मिलने की बात कह रहे हैं। बसपा को 14% वोट मिलने के कयास लगा रहे हैं, जबकि कांग्रेस को 8% वोट मिलने की बात कही जा रही। वहीं अन्य को भी 5% वोट मिलने की बात सामने आई। इस सर्वे में सी वोटर और एबीपी नेटवर्क ने सूबे के अलग अलग हिस्से के लोगों से चुनाव को लेकर उनकी राय जानी, जिसमें बुंदेलखंड की जनता ने जो जवाब दिया उसके मुताबिक भाजपा प्लस को बुंदेलखंड में 41% वोट मिलते दिख रहे हैं। सपा प्लस को बुंदेलखंड में 32% वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं। बसपा को बुंदेलखंड में 14% वोट, जबकि कांग्रेस को 9% वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं। वहीं अन्य को भी 4% वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं। वहीं जब सी वोटर और एबीपी नेटवर्क ने इस दौरान अवध के लोगों का मूड जाना, तो अवध के लोगों ने जो जवाब दिया उसके मुताबिक अवध में भाजपा प्लस को 43% वोट मिलते दिख रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी को 31% वोट मिलते दिखाई दे रहा है। बसपा को 10%, तो वहीं कांग्रेस को 9% वोट मिलते दिख रहे हैं, जबकि अन्य को भी 7% वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं। सी वोटर और एबीपी नेटवर्क ने अपने सर्वे में पूर्वांचल के वोटरों का मूड समझने की भी कोशिश की, जिसमें ये आंकड़े सामने आए। पूर्वांचल में बीजेपी प्लस को 39% वोट मिलते दिख रहे हैं। सपा प्लस को 35% वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं। बसपा को 13%, जबकि कांग्रेस को 7% वोट मिलते दिख रहे हैं। वहीं अन्य को भी 6% वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा सी वोटर और एबीपी नेटवर्क ने पश्चिमी यूपी के वोटरों का भी मूड समझा और उसके मुताबिक जो आंकड़े सामने आए वो ये रहे। पश्चिमी यूपी में भाजपा प्लस को 39% वोट मिलते दिख रहे हैं। सपा प्लस को 33%, बसपा को 16%, कांग्रेस को 7% और अन्य को 5% वोट मिलते दिखाई दे रहा है। सी वोटर और एबीपी नेटवर्क के साप्ताहिक सर्वे में फिलहाल यूपी में भाजपा की सरकार बनती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर आखिर कैसी सियासी बयार बह रही है, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग किन बातों पर चर्चा कर रहे हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, ये समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर क्या चल रहा है। अब हम आपको लेकर चलते हैं हमारे मेरठ संवाददाता सुधीर चौहान के पास, जो सीधे आम लोगों से करेंगे बात और पूछेंगे कि 2022 चुनाव से पहले उनके दिल और दिमाग में आखिर क्या चल रहा है। नमस्कार, एबीपी गंगा की टीम पहुंची है मेरठ के सबसे पॉश मार्केट आबूलैन मार्केट में और हम मौजूद हैं यहाँ पर सोनू टी स्टॉल पर। और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करेंगे कि आखिर इस समय देश के अंदर और खासकर प्रदेश के अंदर क्या माहौल है, आखिर चल क्या रहा है। क्या नाम आपका? राजवीर सिंह। राजवीर जी, बताइएगा कि आखिर आजकल आप यहाँ पहुँचे हैं चाय की दुकान पर, चर्चाएँ होती हैं मुद्दों को लेकर के, तो आपके हिसाब से क्या चल रहा है? अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि अभी बहुत सारे समीकरणों पर डिपेंड करेगा, लेकिन व्यापारी के मन में अभी लेकर कुछ आशंकाएं हैं कि जीएसटी को लेकर या ऑनलाइन की प्रतिबंधों को लेकर या किसी बारे में भी, तो उम्मीद कर रहा है व्यापारी के सरकार कुछ राहत देगी तो फिर सरकार के साथ जाया जा सकता है। आपका क्या नाम है? अमरदीप शर्मा। अमरदीप जी, इस समय क्या चल रहा है आपके हिसाब से देश में? देखिए, देश में तो महंगाई चल रही है और तो कुछ चल नहीं रहा है। अभी जितनी महंगाई चल रही है उससे ज़्यादा कुछ और चल रहा है। रोज़ आए दिन हर चीज़ पे पैसे बढ़ रहे हैं, घटने का कुछ नाम नहीं है। अगर सरकार महंगाई पे काम नहीं करती तो शायद 2022 में आना मुश्किल है। आपका क्या नाम है? जी, आशीष मिश्रा। ये बताइएगा कि क्या चल रहा है आप आजकल? आजकल तो बस वही चला जो जैसे हमारे भाई ने बोला कि ये महंगाई ही चल रही है। सरकार को तो सबसे पहले आज के डेट में जो है महंगाई पे कंट्रोल करनी चाहिए। अभी हम लोग जो है एम्प्लॉई हैं, तो हम लोग को तो अभी सबसे ज़्यादा जो है पेट्रोल की मार, जो हम लोग पहले 70, 75, 80 रुपये में भराते थे, आज वो 95 रुपये में भरा रहे पेट्रोल। ये भाई साहब भी चाय हाथ में है, चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं। ये बताइएगा क्या करते हैं आप? जी, मेरी शॉप पे व्यापारी हैं। व्यापारी। ये बताइएगा कि 2022 को लेकर के क्या है? बहुत परेशान है। हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया है। मैं गवर्नमेंट से बहुत नाराज़ हूँ।